तो देखिए, अभी ऐसा हुआ है हाल ही में कि पश्चिम बंगाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो जिसकी वजह से कुछ टेस्ट हुए हैं जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट है और नार्को टेस्ट काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट या नार्को परीक्षण होते क्या हैं। तो पॉलीग्राफ परीक्षण की अगर हम बात करें तो पॉलीग्राफ परीक्षण में किया ये जाता है कि जो कार्डियो कफ होते हैं या फिर कुछ सेंसिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे मतलब ये जो अत्याधुनिक उपकरण हैं, ये क्या करते हैं, व्यक्ति के शरीर में जोड़े जाते हैं, जिसमें सर में लगाया जाता है उनको और उनका प्रक्रिया नोट किया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या है, जो उनका ब्लड प्रेशर है, स्पंदन है, सांस लेने की जो गति है और पसीने की ग्रंथि है, इनमें जो परिवर्तन होती हैं और जो रक्त प्रवाह है, इसको मापा जाता है और इसके साथ ही उनसे प्रश्न पूछा जाता है पॉलीग्राफ के टेस्ट में। तो इस समय क्या होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान जब व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रिया को कुछ संख्यात्मक मान दिए जाते हैं ताकि आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसके तहत उसका सच या झूठ जाना जाता है। और अगर हम पॉलीग्राफ परीक्षण के इतिहास को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ जानकारों का ऐसा मानना है कि पहला जो परीक्षण है 19वीं सदी में इतावली क्रिमिनोलॉजिस्ट जिनका नाम था सेसारे लोम्ब्रोसो, उनके द्वारा किया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप में बदलाव को मापने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इसी प्रकार के उपकरण जो हैं बाद में वर्ष 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मार्स्टन और वर्ष 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन द्वारा भी बनाए गए थे। ठीक है, तो यह है पॉलीग्राफ परीक्षण की बात। तो पॉलीग्राफ परीक्षण मतलब इस अवधारणा पर आधारित है कि जब कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस स्थिति में उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं किसी सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ये पॉलीग्राफ परीक्षण हो गया, इसका इतिहास हो गया। अब नार्को टेस्ट या नार्को परीक्षण की अगर हम बात कर लें तो जो नार्को टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल जैसी दवाओं का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह व्यक्ति कृत्रिम रूप से निद्रावस्था या बेहोश अवस्था में पहुंच जाता है और इस समय जिस व्यक्ति पर यह परीक्षण किया जाता है उसकी जो कल्पना शक्ति है तटस्थ अथवा बेअसर हो जाती है, यानी कि वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच सकता और उससे सही सूचना प्राप्त करने या जानकारी के प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है कि यह आदमी सच सच बोलेगा। हालांकि आजकल लोग इतने जो आदतन जो मुजरिम हो जाते हैं उन पर नार्को टेस्ट भी फेल हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को उस स्थिति में बनाए रखते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ एजेंसियों के द्वारा भी ये जो है नार्को टेस्ट है ये किया जाता रहा है और अधिकांश लोग जो है इसे संदिग्ध अपराधियों से सही सूचना प्राप्त करने के लिए यातना और थर्ड डिग्री के विकल्प के रूप में देखते हैं। ठीक है, हालांकि जो दोनों विधि है यानी कि जो नार्को टेस्ट है और पॉलीग्राफ टेस्ट है इनमें 100% सफलता दर की प्राप्ति नहीं हुई है और चिकित्सा क्षेत्र में ये भी जो विधियां हैं विवादास्पद बनी हुई हैं कि मतलब ठीक है आप प्रयोग तो कर रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट का, नार्को टेस्ट का, लेकिन क्या पूर्णतः सही है, पूर्णतः सच्ची सूचना दे पाती हैं? तो ऐसा नहीं है, मतलब कुछ हद तक इसमें सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। अब थोड़ी सी अगर हम नार्को परीक्षण के इतिहास की बात कर लें या नार्को टेस्ट का जो हिस्ट्री रहा है इसको देख लेंगे तो हम जानकर ये मानते हैं कि जो नार्को शब्द है असल में नार्के शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है जो कि ग्रीक भाषा का है। तो नार्के का मतलब होता है बेहोशी अथवा उदासीनता। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है नार्को टेस्ट में कि जब सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन दिया जाता है तो आदमी जो है बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। तो इसका उपयोग जो है एक नैदानिक और मनोचिकित्सा तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के परीक्षण की शुरुआत जो है सबसे पहले वर्ष 1922 में हुई थी जब टेक्सास में टेक्सास के एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ जिनका नाम रॉबर्ट हाउस था, इन्होंने 2 कैदियों के परीक्षण के लिए नशीली दवाओं का प्रयोग किया था। तब से नार्को टेस्ट का परीक्षण शुरुआत हुआ ऐसा माना जाता है। अब चूंकि ठीक है चूंकि लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, मतलब किसी से ज़बरदस्ती या फिर किसी का नार्को टेस्ट लिया जाना, तो भारतीय संविधान के तहत अगर हम देखें कि भारतीय संविधान और पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में क्या कहता है हमारा संविधान, तो
इस संदर्भ में जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, तो 20 का 3 जो है उसकी बात करें तो 20 का 3 ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए संदिग्ध किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए या गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे अगर तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 का 3 है उसके मुख्यतः 3 घटक है। पहला तो ये है कि यह किसी भी अभियुक्त से संबंधित अधिकार है। इसके अलावा यह गवाह बनने की व्यवस्था के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। मतलब ऐसा है कि आप उसे जबरदस्ती किसी के खिलाफ गवाह बनने हेतु बाधित या बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ सबूत पेश करने पड़ सकते हैं। मतलब कभी ऐसा हो, कुछ ऐसा मामला हो कि जबरदस्ती आपको अपने ही खिलाफ बोलना पड़े, तो उससे हमारे संविधान का अनुच्छेद 20(3) जो है संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इस मामले में घटना हुआ घटित जिसका कि काफ़ी आक्रोश भी है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, लेकिन जहाँ तक अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो उसके तहत ये जो अभियुक्त है या जो आरोपी है उनके पक्ष में ये फैसला जाता है। अब अगर हम देखें तो वर्ष 2010 में एक केस हुआ था, सेल्वी बनाम कर्नाटक स्टेट। इसमें क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि अभियुक्त की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब तक अभियुक्त अपनी सहमति नहीं देता आप किसी का लाई टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट जो है नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से इस प्रकार के परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए और वकील तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति को इस प्रकार के परीक्षण के सभी शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ के बारे में समझाया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ जो कि 2010 में बनी थी, जो सेल्वी वर्सेस कर्नाटक स्टेट मामले में, इन्होंने वर्ष 2000 में यानी कि सन 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा था। अब थोड़ी सी देख लें जो लाई डिटेक्टर के टेस्ट प्रशासन संबंधी दिशा निर्देश हैं वो क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसने वर्ष 2000 में लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों को के अनुसार ये कहा था कि पहला तो ये कहा था कि अभियुक्तों की सहमति के बिना कोई लाई डिटेक्ट टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए। साथ ही ये अभियुक्त को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह परीक्षण करवाना चाहता है अथवा नहीं। इसके अलावा यदि अभियुक्त अथवा आरोपी स्वैच्छिक रूप से परीक्षण का चुनाव करता है तो उसे उसके वकील तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि उसे उसका वकील मिलना चाहिए। और पुलिस और वकील का यह दायित्व है कि वो अभियुक्त को इस तरह के परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ के बारे में बताएं, यानी कि बताए कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इसके अलावा जो इस प्रकार के टेस्ट होते हैं, यानी कि जो नार्को टेस्ट होते हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, तो ऐसे नहीं कि बस यूं ही हो जाता है, बल्कि इसके लिए मतलब जो दिशा निर्देश है उसमें ये है कि अभियुक्त की जो सहमति होती है, यानी जो एक्यूज्ड होते हैं, जो उनकी सहमति है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के समय अभियुक्त का जो प्रतिनिधित्व है या जो उनका वकील होता है उनके द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा परीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान को इकबालिया बयान नहीं माना जाएगा, यानी कि जो जब नार्को टेस्ट किया जाता है तो उस बयान को इकबालिया बयान नहीं माना जाता। मतलब ये नहीं माना जाता कि उसने जो कहा है वो पूर्णतः सच है। इसके अलावा जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ये किसी एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अभियुक्त के वकील की उपस्थिति में ही किया जाएगा, ऐसा दिशा निर्देश है। अब सवाल आता है कि ठीक है, जैसे कोई घटना घटा, अभियुक्त का तो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। अब क्योंकि ऐसा भी होता है कई मामलों में कि लोगों को ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है, तो क्या अन्य लोगों का परीक्षण होता है? तो ऐसा होता है, मुश्किल से है। तो हम इसी केस की बात कर लें जो कि सेल्वी वर्सेस कर्नाटक स्टेट 2010 का केस था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जबरन इस प्रकार के लाई टेस्ट
परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वह आपराधिक मामलों की जांच के संदर्भ में हो या किसी भी अन्य स्थिति में। तो इस प्रकार देखा जाए तो न्यायालय जो है इन्होंने अपने निर्णय में परीक्षण के लिए सहमति की आवश्यकता के सिद्धांत के दायरे को अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य लोगों जैसे कि गवाहों, पीड़ितों और परिवार वालों तक विस्तृत कर दिया था। यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अलावा, यानी जो अभियुक्त है उसके अलावा जो पीड़ित है उसका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा सकता है, जो गवाह हैं उनका भी किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत सारे मामलों में, अब यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष हो रहा है, मतलब एक तो ठीक है अभियुक्त है उसका आप कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है गवाह ही पलटी मार जाते हैं। मतलब ऐसा होता है बहुत सारे मामलों में कि 10 साल पहले कुछ था, बाद में बोलता है कुछ याद ही नहीं साहब, ऐसा होता है कोर्टों में, मतलब कुछ मामलों में। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी, वही सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य में, कि नहीं साहब आप अगर अभियुक्त का कर रहे हैं तो आप इनका भी कर सकते हैं अगर वो सहमति प्रदान कर रहे हैं तो न्यायालय ने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे इस प्रकार के परीक्षण के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने जैसा है। और वर्तमान में अगर हम पॉलीग्राफ और नॉर्गे टेस्ट के कुछ जो उपयोग की अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में उन्नाव का दुष्कर्म मामला हुआ था उसमें प्रयोग किया गया था। इसके अलावा जो भी पश्चिम बंगाल में हुआ वहाँ तो किया ही गया, और बस इतना ही है। तो फिलहाल सिंपल सा है पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट। तो हालांकि ये तभी किए जा सकते हैं जब अभियुक्त या कोई भी व्यक्ति जब इसकी सहमति देता है तब। और ये जो मामला मतलब किसके तहत ऐसा कहा जाता है, यानी कि किस प्रकरण से यह मामला निकल कर आया कि अभियुक्त के अलावा अन्य लोगों को भी या अन्य लोगों का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा सकता है, तो वो मामला है सेल्वी वर्सेस कर्नाटक स्टेट। नमस्कार, जय हिंद।